नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के अंतिम सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में घटित घटनाक्रमों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, पेट एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है और पेट एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार जनवरी 2021 से लेकर के मिड अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स को देख लें अपनी उस परीक्षा के पहले पहले। मुझे लगता है कि इसी में से आपके वो सारे क्वेश्चंस होने चाहिए जनवरी 2021 से मिड अगस्त तक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। माविया सूदन भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वह राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। वह भारत की 12वीं फाइटर पायलट हैं। उन्हें पिछले शनिवार को हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड समारोह के दौरान एक लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया गया। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जीतरवाल और भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। जमशेदजी टाटा सदी के वैश्विक परोपकारी की सूची में सबसे ऊपर हैं। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने एडल गिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उनके दान का वर्तमान मूल्य लगभग 102.4 बिलियन डॉलर है। वह वैश्विक परोपकारी लोगों की शीर्ष 10 सूची में एकमात्र भारतीय हैं। विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी 12वें स्थान पर हैं। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, हेनरी वेलकम, हावर्ड ह्यूजेस और वॉरेन बफेट सदी के शीर्ष 5 परोपकारी लोगों में से हैं। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 2021 एडल गिव हुरून फिलो फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रैंकिंग कुल परोपकारी मूल्य के आधार पर प्रदान की गई है। इसकी गणना मुद्रास्फीति के लिए समायोजित परिसंपत्तियों के मूल्य के रूप में की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 उदार व्यक्ति 5 देशों से हैं। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका के 39 परोपकारी लोगों को शामिल किया गया है और 5 को यूनाइटेड किंगडम से शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने 21 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती है। विलियमसन आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे कप्तान बने। न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का पहला आधिकारिक विश्व चैंपियन बन गया है। वर्ष 2019 से 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 23 जून 2021 तक साउथैम्पटन, इंग्लैंड में खेला गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 एशेज सीरीज से हुई। न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारत को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया गया। इस मैच से जुड़ी कुछ जो उपलब्धियां रहीं, काइल जैमिसन को उनके 61 रन देकर 7 विकेट लेने के लिए गेंदबाजी आंकड़े में के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत के स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस
लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने सबसे ज़्यादा कैच लपके हैं। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी शुरू की। इसे इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों की वर्चुअल मीटिंग में लॉन्च किया गया। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक खुला, संतुलित संतुलित और स्थिर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करता है। भारत ने अन्य देशों के साथ इसी तरह के त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2020 में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक त्रिपक्षीय साझेदारी शुरू की है। भारत केंद्रित यूरोपीय संघ की रणनीति इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा संक्रमण, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैश्विक व्यापार का 50% इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है और यह दुनिया की 64% आबादी का घर भी है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ गुवाहाटी, असम के बाहरी इलाके में लगाया गया है। केरल स्थित रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (RRII) ने इसे विकसित किया है। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित अपनी तरह का पहला रबड़ है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होगा। रबर रबर बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन ने गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म में पौधा लगाया। पौधे में जीन MnSOD मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की एक अतिरिक्त प्रति है। प्राकृतिक रबड़ गर्म, आर्द्र अमेज़न जंगलों का मूल पौधा है। यह पूर्वोत्तर के ठंड की स्थिति के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल नहीं है। जीएम प्लांट यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट उत्तर पूर्व में सर्दियों के दौरान भीषण ठंड की स्थिति का सामना करेगा। जीएम प्लांट का व्यावसायिक रोपण बाद में किया जाएगा। यह प्रयोग के परिणामों पर निर्भर करेगा। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है 23 जून को लॉन्च किया गया है। गाने को मोहित चौहान ने गाया और कंपोज किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी थे। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में IOA के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जुलाई-अगस्त में होंगे। वे 23 जुलाई को खुलेंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीट इस आयोजन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 23 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जून को डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन फ्रेमवर्क (ISAFA) और अणु-समर्थन की लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते (ISAFA) की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को समूह में शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद उष्ण
कटिबंधीय के बाहर के देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो इसे 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। IOA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करना है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। जीवन बचाने के लिए ड्रग तथ्य साझा करें 2021 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC नशीली दवाओं की समस्या की वर्तमान स्थिति पर हर साल विश्व ड्रग रिपोर्ट तैयार करता है। नवीनतम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना डिजाइन निदेशालय DND ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत डिजाइन किया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला विमान वाहक पोत बनाने की परियोजना 1989 में शुरू हुई थी, लेकिन डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ था। INS विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री है और इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इसका बेसिन परीक्षण दिसंबर 2020 में पूरा हो गया था और समुद्री परीक्षण 2021 के अंत तक शुरू हो जाएगा। 2 अमेरिकी ड्रोन सी गार्डियन और प्रीडेटर सीरीज के निहत्थे संस्करण को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC 2020 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा की गई। पुरस्कार विभिन्न थीम जैसे सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि पर दिए गए। सरकार के मुताबिक संख्या के लिहाज से स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का 52% काम पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था जो टिकाऊ और नागरिक अनुकूल हों। गोवा ने पिछले 3 वर्षों में रैबीज का कोई मामला दर्ज नहीं किया है, यानी कि गोवा रैबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा ने कुत्तों का टीकाकरण किया और राज्य भर में कुत्तों के काटने की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाई। इसने कुत्ते के काटने वाले पीड़ितों के लिए 24 घंटे रैबीज निगरानी प्रणाली भी विकसित की। गोवा ने रैबीज को नियंत्रित करने के लिए मिशन रैबीज परियोजना भी शुरू की थी। लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक नेताओं, पंचायतों ने काम किया। रैबीज एक घातक वायरस है
जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है या मनुष्य के मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है। रेबीज लाइसा वायरस से फैलता है। यह संक्रमित जानवरों के काटने या खरोच से फैलता है। गोवा, यह पश्चिमी भारत का एक राज्य है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरब सागर से घिरा हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने थड्डेक्कड़ पक्षी अभयारण्य के आसपास से झालरदार मेंढक यानी कि स्क्वीटरिंग फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज की है। राज्य की आश्चर्यजनक जैव विविधता के सम्मान में इस प्रजाति का नाम यूफ्लाइटिक्स केरला रखा गया है। केरल मेंढक की कई स्थानीय प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। नई प्रजातियों को पलक्कड़ कैप के दक्षिण में पश्चिमी घाट की तलहटी के ताजे जल निकायों में पाए जाने के लिए जाना जाता है। जीनस यूफ्लाइटिस स्क्वीटरिंग मेंढक के सदस्य अरब प्रायद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में वितरित हैं। थड्डेक्कड़ पक्षी अभयारण्य केरल का पहला पक्षी अभयारण्य था। पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने इसे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे समृद्ध पक्षी आवास बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दुशान्बे में शंघाई निगम संगठन एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक में भाग लिया है। एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष ताजिकिस्तान ने 23 जून को सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक की मेजबानी की। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने क्षेत्रीय मुद्दों और हथियारों और तस्करी अपराध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। सदस्य देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का भी वादा किया। बैठक को ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने संबोधित किया। भारत और पाकिस्तान 2017 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अस्थायी सदस्य बने। अगर बात करें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की, तो इसका गठन 2001 में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। यूएनजीसी ने सुमंत सिन्हा को एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया। एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाले व्यापारी नेताओं को दिया जाने वाला सम्मान है। यूएनजीसी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष हैं सैंडा ओजियाम्बो। भारत के राष्ट्रपति ने सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। सुरेश एन पटेल 24 जून 2021 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने जब यह अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो यह पद खाली हो गया था। संजय कोठारी अप्रैल 2020 में आयोग में शामिल हुए थे। सुरेश एन पटेल को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। कार्मिक मंत्रालय पहले ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी और एक सतर्कता आयुक्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर चुका है। बात अगर करें केंद्रीय सतर्कता
आयोग की, तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि अध्यक्ष होता है और इसमें अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख होते हैं। यह केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता सतर्कता कार्य की योजना, क्रियान्वयन, समीक्षा और सुधार की सलाह देता है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2003 में इसे संसद द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की महिला डॉक्टर तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी में नियुक्त होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला बनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला। आईबीए की समिति में शामिल होने वाली वह अपने राज्य की यानी कि अरुणाचल प्रदेश की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है। वर्तमान में वह राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं। एआईबीए की स्थापना वर्ष 1946 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष इसके डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने जी हैं। उड़ीसा मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य है। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां उड़ीसा में पाई गई। भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह एकमात्र राज्य है। मगरमच्छ पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे लोकप्रिय रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। मगरमच्छ शुष्क मौसम में स्थलीय जानवरों के खिलाफ महत्वपूर्ण जल बिंदुओं की रक्षा करता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद करते हैं। घड़ियाल को 1975 में उड़ीसा की नदियों में लाया गया था। घड़ियाल महानदी के 7 कोसिया में पाए जाते हैं और मगर और खारे पानी के मगरमच्छ उड़ीसा के कनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो बात करें अगर, तो उसमें मगर है, घड़ियाल है और खारा जल का मगरमच्छ है। मगर एक मगरमच्छ की भारत की सबसे आम प्रजाति है और इनका औसत आकार लगभग 13 से 14 फीट होता है। यह मुख्य रूप से मीठे पानी में पाए जाते हैं। घड़ियाल, जिसे केवियल या मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों में पाया जाता है। खारा जल मगरमच्छ यह पूर्वी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के 10 द्वीप अगले 30 वर्षों में जलमग्न हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 15 वर्षों में समुद्र के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि द्वीप समूह के में द्वीपों के डूबने का मुख्य कारण हो सकता है। अध्ययन के अनुसार 2035 तक 10 में से 8 द्वीपों में 70% से 80% भूमि का नुकसान होगा। अगर बात लक्षद्वीप की करें तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 1956 में हुआ था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 12 एटोल, 3 द्वीप, 5 डूबे हुए किनारे और 10 बसे हुए द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप समूह सभी प्रवाल भित्तियों से बने हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। सीएमडी ईआईएल आरके सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया।
उन्हें मंगोलिया में तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार भारत में मंगोलिया के राजदूत द्वारा प्रदान किया गया। ईआईएल ने रिफाइनरी परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान की हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सरकारी कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1965 में पेट्रोलियम रिफाइनरियों और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया का सबसे प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है। यह कला, संस्कृति, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में मंगोलिया की समृद्धि में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय नौसेना पोत आईएनएस तबर को सितंबर तक अफ्रीका, यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए तैनात किया गया। जहाज एडन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से गुजरेगा। आईएनएस तबर यूके रॉयल नेवी के साथ एक्स कोंकण, फ्रेंच नेवी के साथ एक्स वरुण और रूसी फेडरेशन नेवी के साथ एक्स इंद्र जैसे कई द्विपक्षीय अभ्यासों में भाग लेगा। यह 22 से 27 जुलाई तक रूसी नौसेना दिवस समारोह में भी भाग लेगा। आईएनएस तबर एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। यह हथियारों और सेंसर की बहुमुखी रेंज से लैस है। यह पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा है। जर्मनी के प्रमुख कृषि रसायन कंपनी बायर ने भारत में तरबूज की पहली पीली किस्म एलो गोल्ड 48 को लॉन्च किया। भारत सरकार ने पीले तरबूज की इस किस्म को 2 साल के स्थानीय परीक्षणों के बाद भारत में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है। एलो गोल्ड 48 एक किस्म के तरबूज की खेती है जो अक्टूबर से फरवरी तक की जाती है और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए 63 पुलों का उद्घाटन किया। उन्होंने लद्दाख में 11, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 6, सिक्किम में 8, अरुणाचल प्रदेश में 29 और नागालैंड और मणिपुर में एक-एक पुल का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने इन पुलों के निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है। ये पुल टैंकों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही का भार वहन कर सकते हैं। ये पुल रणनीतिक स्थानों और सीमावर्ती गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की बात करें तो इसका गठन मई 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजीव चौधरी बीआरओ के वर्तमान महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मंजूरी मिल गई है। एनसीआर क्षेत्र में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में केरल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगर कुशीनगर की बात करें तो यह बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों में से एक है। बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। हर साल लोगों को हाइड्रोग्राफी के बारे में बताने के उद्देश्य से 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी रखी गई है।
वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी कि प्राइम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने मिसाइल के प्रक्षेपवक्र की निगरानी की। अग्नि पी मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भारत की मदद करेगी। मई 1989 में पहली बार अग्नि एक यानी प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। अगर बात अग्नि प्री यानी कि प्राइम की करें तो यह मिसाइल के अग्नि वर्ग का एक उन्नत संस्करण है। इसकी सीमा क्षमता यानी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रेल और सड़क से लॉन्च किया जा सकता है और इसे लंबी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती को चिन्हित करने और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2 भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। पहला सांख्यिकी दिवस 2019 सॉरी पहला कृषि सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था। इस अवसर पर विजेता प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार और युवा सांख्यिकीविद के लिए प्रोफेसर सीआर राव राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने आत्मविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। वह सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं। वह विश्वास मत हार गए क्योंकि वाम दल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। यदि स्पीकर एंड्रियास नोरलेन नया प्रधानमंत्री खोजने में विफल रहते हैं तो सितंबर 2022 में चुनाव होगा। स्टीफन लोफवेन ने 2018 में छोटे केंद्र दक्षिणपंथी दलों और लेफ्ट पार्टी के समर्थन से अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार बनाई थी। स्वीडन एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली है। प्रधानमंत्री स्वीडन में सरकार का नेतृत्व करेंगे। सरकार की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 29 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य संरक्षण रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। 29 जून 2014 को नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की द्वारा स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट पेश की गई थी। 2 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव अपनाया और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का विषय ट्रॉपिक्स में डिजिटल डिवाइस है। ट्रॉपिक्स दुनिया के कुल सतह क्षेत्र का 40% हिस्सा है। दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता इस क्षेत्र में है। ट्रॉपिक्स में क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव वन और 99% मैंग्रोव प्रजातियां हैं। फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
FATF ने उन क्षेत्राधिकारों की ग्रे सूची जारी की है जिन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। फिलीपींस के अलावा हाईती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। अब इन क्षेत्राधिकारों को वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में FATF की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। इससे पहले 2000 में FATF की ब्लैक लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया है तो इसका मतलब कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। FATF ग्रे लिस्ट के तहत क्षेत्राधिकार FATF के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके। FATF ब्लैक लिस्ट उन देशों की सूची है जिन्हें FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी के रूप में आंका गया है। श्याम सुंदर ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 सम्मान जीता। 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट द्वारा जीता गया। वर्ष 2021 में 21 के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का विषय स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन रखा गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में UNCCD COP10 में लॉन्च किया गया था। श्याम सुंदर राजस्थान में समाजशास्त्र के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो कि 15 से अधिक वर्षों से फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए अभियान चला रहे हैं। सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होगा। 2020 में भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 2017 में भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अगर बात अटॉर्नी जनरल की करें तो वह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे भारतीय संसद की कार्रवाई में बोलने या भाग लेने का अधिकार होता है। ICC ने ऐलान किया है कि इस साल के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक किया जाएगा। इस साल का T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होने वाला था लेकिन महामारी के कारण इसे UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। BCCI T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर के मैच ओमान में होंगे। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत सबसे पहले साल 2007 में हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। पिछला T20 विश्व कप संस्करण 2016 में वेस्टइंडीज ने जीता था। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में NATRAX हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया। यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। यह 11.3 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। NATRAX दुपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर के लिए एक उच्च गति प्रदर्शन परीक्षण केंद्र के रूप में उभरेगा। इसमें कई परीक्षण क्षमताएं हैं जैसे जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता आदि। हाई एंड कारों की अधिकतम गति क्षमता को मापने के लिए HST का उपयोग किया जाता है। इस ट्रैक पर वाहन 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
यह तीसरी बार है जब अमिताभ कांत का कार्यकाल नीति आयोग के सीईओ के रूप में बढ़ाया गया है। कार्यकाल के बढ़ाने को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी। 2016 में उन्हें 2 साल की निश्चित अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। बात अगर नीति आयोग की करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को 9 महीने के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली थी। इस योजना के कार्य शुरू होने के बाद से लगभग 21.4 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY एक रोजगार सृजन योजना है जो देश में औपचारिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करती है। आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करें तो इसे 1 अक्टूबर 2020 को 22,810 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। यह योजना EPFO के माध्यम से लागू की जा रही है और कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करती है। इस योजना के तहत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी के लिए 2 साल के लिए भविष्य निधि योगदान वहन करती है। यह 2 साल के लिए 1,000 तक कर्मचारियों वाले संगठन में नए कर्मचारियों के लिए होगा। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। भारत एशियाई क्षेत्र में फिलीपींस और थाईलैंड से आगे 16वें स्थान पर रहा। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश रहे। कोर्सेरा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत व्यापार में 55वें स्थान पर, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों श्रेणियों में 66वें स्थान पर रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप करंट अफेयर GK GS से जुड़े क्विज को भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिस पर मैं क्विज करवाता रहता हूँ। तो आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी